अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त तारीख के उस नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ डील के ऑफर के साथ साथ मुज़ाकरात की मेज सजाई जा रही है और दूसरी तरफ तबाही के मंडलाते हुए साए वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद गहरे होते जा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर बरतानवी खबरसा इदारे रॉयटर्स की वो रिपोर्ट है जिसने आलमी ऐवानों में एक हलचल पैदा कर दी है। बरतानवी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी महाजराई को कम करने के लिए खामोश मगर जामे मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसे आर्जी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड्स का नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सारी रात अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के साथ बराह रास्त राब्ते में गुजार कर एक ऐसी बसात बिछाई है जिसके तहत 6 हफ्तों से जारी जंग के आगे बंद बांधने और आबना हुर्मुज को दोबारा खुलने का इम्कान पैदा हो गया है। लेकिन अमन के क़याम के लिए शुरू की जाने वाली कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि तब मजीद पेचीदा हो जाती है जब तेहरान से आने वाले बयानात ने इस अमन मनसूबे पर सवालिया निशान लगा दिया है। सरकारी खबरसा एजेंसी अर्ना के मुताबिक ईरानी तर्जुमान और अमूर खारजा इस्माइल बकाई ने अमेरिका के इस 15 निकाती मनसूबे को नाकाबिल कबूल करार देते हुए इसे अल्टीमेटम और धमकियों का मजमुआ करार दिया है। अगरचा तेहरान ने अपना जवाबी मुसवदा तैयार कर लिया है, मगर क्या ट्रंप की धमकी और डील वाली पॉलिसी मेज पर बैठे फरीकैन को एक दूसरे के करीब ला पाएगी या ये खलीज मजीद वसी हो जाएगी? दूसरी जानिब पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इन तमाम खबरों को यकसर मुस्तरद कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार देते हुए वाज़ेह किया है कि हसास इलाक़ाई सूरत हाल में इस तरह की क़यासराइयाँ नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। उधर वाशिंगटन में सूरत हाल इस कदर गैर मुस्तहकम हो चुकी है कि बाइनी बहरान की अफवाहें जोर पकड़ने लगी हैं। न्यूज़ वीक के मुताबिक प्रेडिक्शन मार्केट्स में यह बहस छिड़ चुकी है कि क्या ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी और ट्रंप के गैर रवायती रवैये की वजह से उनकी अपनी काबीना 25वीं तरमीम के तहत उन्हें ओहदे से हटा सकती है। आम सवाल तो ये भी है कि क्या सदर ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर जारी होने वाले बयानात महज प्रेशर टैक्टिक्स हैं या ये एक ऐसी खुली जारियत है जो किसी भी मुमकिन अमन मुआहदे को कागज़ के टुकड़े में तब्दील कर सकती है? और क्या इस्लामाबाद अकॉर्ड्स वाकई आलमी सफारतकारी का वो ट्रंप कार्ड है जो मशरक़ वस्ता को बड़ी तबाही से बचा लेगा, या पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरदीद ही असल हकीकत है? इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। 3 सीनियर तज्ज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन कामरान यूसुफ साहब, तेहरान से हमारे साथ मौजूद हैं जॉन हुसैन साहब, और वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ रहमान साहब। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। कामरान साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये बड़ी खबर आई है रॉयटर्स की जानिब से कि पाकिस्तान अभी भी एक बड़ी आखिरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस जंग को टाला जा सके, लेकिन आपके ख्याल में डिप्लोमेटिकली क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि खबरें ये भी आई हैं कि ईरान ने एक्चुअली इस किस्म की डील्स को जो है फिलहाल मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा अगर इस जंग को रोकना है तो मुस्तकिल तौर पर इसको रोका जाए। एग्जैक्टली, आई थिंक इस वक्त जो सबसे $1 मिलियन या $1 बिलियन क्वेश्चन यही है कि क्या मुमकिन तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप ने जो एक डेडलाइन दे रखी है उससे पहले कोई इस तरह का मुआहदा हो सकता है? और उसके हवाले से आपने खुद जिक्र किया जो रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है जिसमें मुमकिन तौर पर एक ड्राफ्ट प्लान जो एक्सचेंज किया गया बिटवीन ईरान एंड द US, और जो अभी भी खबर आई है ईरान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उसमें ईरान ने अब गालिबन एक 10 नुकाती काउंटर प्रपोजल उसमें दिया है जिसमें उन्होंने जो आर्जी जंग बंदी है उस मुतालबे को तो उन्होंने या तजवीज़ को मुस्तरद किया, बल्कि वो परमानेंट जो जंग बंदी है उसके साथ साथ कुछ अपने मुतालबात जो पहले भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिसमें ख़ास करके ये ज़मानत के अगर कोई मुआहदा होता है तो मुस्तकबिल में दोबारा ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा। कॉम्पनसेशन की वो बात कर रहे हैं जो पिछले 6 हफ्तों से ये जंग जारी है जिसके नुकसानात ईरान को हुए हैं। सैंक्शन से रिलीफ मांग रहे हैं और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हवाले से भी जो कोई रूल्स ऑफ द गेम तय करने की बात हो रही है, और जो अमेरिका से भी इतलात आ रही हैं बेस्ड ऑन जो ईरान के काउंटर प्रपोजल्स हैं उसको रखते हुए सामने जो अमेरिकी हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि शायद ये एक अनरियलिस्टिक मुतालबात हैं ईरान की तरफ से और इस मौके के ऊपर शायद मौजूदा सूरत हाल में कोई डील ना हो सकते। हैविंग सेड दैट, ये हमें याद रखना चाहिए कि जब भी दो फरीकैन के दरमियान और वो भी एक इस तरह की जंग जब जारी हो तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो है उससे आगाज़ किया जाता है। वाइल अभी गैर यकीनी की सी सूरत हाल है, लेकिन डिप्लोमेसी के अंदर कुछ भी हो सकता है। जो मेरी मालूमात हैं पाकिस्तान भरपूर तरीके से अभी भी इस कोशिश में है कि किसी तरीके से कोई ऐसा फ्रेमवर्क, कोई ऐसा अग्रीमेंट हो जाए कि कम अज़ कम वक्ती तौर पर यह जंगबंदी हो और फिर बाकी मामलात तय किए जाएं, क्योंकि अगर ये जंग अगले फेज में जाती है तो दैट विल बी कैटास्ट्रोफिक। जॉन हुसैन साहब, ये कामरान साहब जो बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम पोजीशन से मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाता है लेकिन उसके बाद थोड़ी सी लचक जो है वो पैदा होती है,
आपको जब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, जब ये खबर आई कि जनाब देयर आर 3 मीडिएटर्स एंड दे आर ट्राइंग कि किसी तरह ये टॉक्स जो हैं ये सक्सेसफुल हो सकें, ईरान की पोजीशन में क्या अभी तक कोई लचक नज़र आई है? मैं स्पेसिफिकली ईरान के बारे में उसके बाद में फैज साहब से वाशिंगटन के हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन ईरान के मौक़िफ़ में आपको कोई लचक अभी तक नज़र आई है? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब मुझे बुलाने के लिए। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी तब दिखाई जाती है जब सर्टेनिटी हो सामने से। पहले भी जब 15 पॉइंट प्लान जब डिस्कस हो रहा था, मैंने आपसे कहा था कि देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है ऐसा, और वो नहीं करना चाह रहे। दे आर नॉट विलिंग टू निगोशिएट अंडर एनी डिमांड्स, अंडर एनी अल्टीमेटम्स। और जो हादसे यहाँ पे किए हैं अमेरिका ने, जिस तरीके से 2 दफ़ा निगोशिएशन तोड़ के जंग की है, तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। और ज़रूरी नहीं है हर जंग जो है वो निगोशिएशन के अंदर एंड हो। वी हैव सीन वर्ल्ड वॉर 2 एंड वी हैव सीन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अदर वॉर्स दैट हैव हैपेंड। तो यहाँ पे भी जो सिचुएशन है उसके अंदर ईरान ने कोई लचक नहीं दिखाई इस वक्त। कोई भी इसके ऊपर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। पहले भी सिपाह पासदारान भी कह चुकी है, बगाई साहब का भी स्टेटमेंट आपने देख लिया, इरना की न्यूज़ भी आपने देख ली, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ईरान इज नॉट विलिंग टू लिसन टू एनी ऑफ द डिमांड्स। कोई भी हल हो तो वो परमानेंट होना चाहिए, और यूएस की जो डिमांड्स हैं उससे नजर नहीं आता कि ईरान उसके ऊपर राजी होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो डिमांड है, ईरान ने क्लियरली मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, हम पहले खोलें और फिर बात करें। तो इट इज़, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी, इट इज़ मतलब इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स पोजीशन, और देखते हैं कि आगे कैसे डेवलपमेंट होती है। लेकिन प्री मेच्योर होगा कहना कि ये सक्सेसफुल है या ये किसी कामयाबी की तरफ जा सकती है, जबकि ईरान ने इसका जॉन, मुझे इस सारी गुफ्तगू में एक चीज़ ये लग रही है कि सबसे बेसिक, सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे ख्याल में इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त प्रॉब्लमैटिक एरिया बना हुआ है, दैट इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के। अमेरिका ये बार बार कह रहा है कि इसको फौरी से खोला जाए ताकि ट्रेड जो है वो दोबारा शुरू हो सके। ईरान ने एक्चुअली इसके बारे में क्या प्लान किया हुआ है? क्या इसके ऊपर वो टोल लगाना चाहते हैं, इसका कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं? व्हाट डू दे हैव इन माइंड? ईरान ने इसके बारे में ये मौक़िफ़ दिया, और वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि ये अब ईरान और ओमान डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ क्या होता है। ठीक है। ना ईरान रेटिफाई करा हुआ है यूएनसीओएलएस को, जो इनकी हाई सीज की जो ट्रीटी है, लॉ ऑफ द सीज की, ना यूनाइटेड स्टेट्स ने उसके ऊपर जो है वो कोई रेटिफिकेशन की हुई है, ना सिग्नेटरी है। और ईरान समझता है कि अब ये टाइम आ गया है कि क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का चोक पॉइंट ओमान और ईरान के दरमियान है, तो वो दोनों मिलकर ही अपने जो चार्जेस हैं वो जो है वो लगाएंगे। जो डेवलपमेंट कॉस्ट, फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉस्ट उन्होंने बताया, सिक्योरिटी चार्जेस और पायलटेज फीस, ये सारी चीज़ें जो है वो मनसूबा उन्होंने प्राइमरीली बताया है। लेकिन इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क आने की इस वक्त ज़रूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, मंसूर साहब आपको याद है, पहले खुला हुआ था, तो अब बंद हो गया है। तो इसके अंदर जाहिर है अब अमेरिका ये डिमांड्स कर रहा है कि खोला जाए। लेकिन ईरान के पास सबसे बड़ा खदशा ये है कि अभी अगर हम लोग अपनी पावर पोजीशन को छोड़ देते हैं, तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स बाद में इसको दोबारा अटैक करेगा और दोबारा स्ट्राइक करेगा, एंड दिल भी ये जितने भी एफर्ट्स है ईरान ने जो अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल किया है इस जंग के अंदर, वो खो देगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ परमानेंटली, इट हैज परमानेंटली चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ईरान। ठीक है फैज साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। पिछले 24 घंटे में हमने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो एक ट्वीट आया है, आई कांट इवन रिपीट दोस वर्ड्स ओवर है, लेकिन उससे ये पता लगता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज़ रियली नाउ फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में है। और आम तौर पे ये मतलब एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान जब इतने गुस्से में हो या इतना फ्रस्ट्रेटेड हो तो कभी कभार बहुत बड़ी गलतियां वो कर सकता है। क्या इसका एहसास ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है? क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी भी बातें चल रही हैं कि क्या इज ही सेन इनफ टू एक्चुअली टेक एनी डिसीजंस एनीमोर? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर। सबसे पहली बात तो ये कि माशाल्लाह आज आपने इस वक्त राइट नाउ दुनिया के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स हैं उनको अपने शो पर इकट्ठा कर लिया है। तो यू नो ऑफ कोर्स, और दोनों की बातें, कामरान और हमारे जॉन साहब, इन लोगों की मैं ट्वीट्स भी देख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ मुसलसल। कामरान हुसैन काफ़ी अच्छी ट्वीट्स कर रहे हैं और तफसीली इन्होंने रिपोर्टिंग की हुई है। तो इस सिलसिले में देखिए, बात जो आपके असल जो सवाल से, पहले सवाल से मैं शुरू करता हूँ। पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है कि ये इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करना हमने बचपन से सुना है कि जब आप किसी आर्गूमेंट पे, गालियों पे उतर आएँ तो उसका मतलब है कि वो आर्गूमेंट आप खो चुके हैं, यू हैव लॉस्ट योर पोजीशन। तो ये एग्जैक्टली इस वक्त यहाँ सिचुएशन यही है वाशिंगटन में कि लगता, और ख़ुद यहाँ के जो अपने ख़ुद इनके अपने जो साथी हैं वो ये समझते हैं कि अब अमेरिका के पास वो ऑप्शंस नहीं हैं जो इस वक्त ईरान के पास हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक आर्टिकल एडिटोरियल छपा है, वो तो ये कहते हैं कि अमेरिका के पास इस वक्त सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो एक मैसिव ग्राउंड इन्वेजन करें और उसके बाद जो कुछ हो उसके नताइज को भुगतें। अदरवाइज ईरान जो है एक मेजर, नॉट जस्ट द रीजनल पावर बल्कि एक वर्ल्ड पावर के तौर पर सामने आएगा। तो
हमारे ट्रम्प साहब ने और उनके जो साथ उनके हवारी हैं, जो खुसूसन लिंडसे ग्राहम वगैरह जिस किस्म के सेनेटर्स जो लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने उनको अब इस कॉर्नर में धकेल दिया है। लेकिन अब देखिए, गोइंग बैक टू द अदर डिस्कशन के जो इस वक्त पीस प्लान, खुसूसन जो पाकिस्तान माशाल्लाह इस वक्त इस्लामाबाद जो है, पूरी दुनिया के हर मीडिया में उसका जिक्र हो रहा है, इस्लामाबाद अकॉर्ड, इस्लामाबाद अकॉर्ड। और अच्छी बात यह है एक जो कि ईरान ने उसको रिसीव किया, उसको एक्नॉलेज किया, और उसके बाद अब उनका एक काउंटर प्रपोजल है विच इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि जी आप, उन्होंने रिजेक्ट नहीं कर दिया, हालांकि वो रिपोर्ट यही हो रहा है रिजेक्ट कर दिया। मैं समझता हूँ कि वो काउंटर प्रपोजल है, नंबर वन। अलबत्ता वाशिंगटन में जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कि इस इस्लामाबाद अकॉर्ड के जो पॉइंट्स हैं वो ट्रम्प साहब ने अब तक उस पर साइन ऑफ नहीं किया है। तो इनकी पोजीशन ये है कि अभी न सिर्फ ये कि उन्होंने ये एक्नॉलेज नहीं किया कि हमें मिला है, लेकिन उसमें उन्होंने उसको एग्री नहीं किया। और अभी अब से कुछ 2 घंटे बाद वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन इस वक्त अमेरिका के पास बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं, और ईरान के पास इस वक्त जो ऑप्शंस हैं, ज़ाहिर है कि वो इस वक्त वो और उनकी पूरी कौम इस वक्त तैयार है फॉर द वर्स्ट। लेकिन अगर अमेरिका एक मैसिव अटैक करता है तो न सिर्फ उनकी अपनी एक इखलाकी क़ुव्वत, इखलाकी जो उनकी हैसियत है एज ए वर्ल्ड पावर, एज ए सुपर पावर, वो मज़ीद एरोड होगी, बल्कि ख़ुद अमेरिका में जो है बहुत बड़ी आप एक पोलराइजेशन जो कि देख रहे हैं उसमें और बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और जो आइंदा, जब भी आपने जो इंट्रो में भी जैसा कि फरमाया था कि ज़ाहिर जब इलेक्शंस आ रहे हैं, खुद इनके थर्ड टाइम इम्पीच होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ चुका है। बल्कि इम्पीचमेंट जो है, आपने 25th अमेंडमेंट का जिक्र किया, वो तो शायद अभी एक फॉरफेच्ड है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सेनेटर्स इनके खिलाफ खड़े हो गए तो डेमोक्रेट्स सेनेटर के साथ मिलकर इनको बाकायदा कन्विक्ट किया जा सकता है और रिमूव किया जा सकता है। वही ऑप्शन अगर रहा, जो कि आपको शायद याद हो आपके नाजरीन को भी, कि निक्सन को भी यही ख़तरा हुआ था कि जब उनको महसूस हुआ कि वो उनको इम्पीचमेंट किया जा रहा है और वो आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट पे उनको कन्विक्ट किया जा सकता है, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और ज़ाहिर तारीख में पहले और वाहिद अब तक प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है वाइट हाउस से। तो ये चीज़ें सारी हैं, और इसमें असल बॉटम लाइन यही है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अपने आप को, ही हैज़ पेंटेड हिमसेल्फ इनटू ए कॉर्नर। अब कामरान यूसुफ साहब, इस सारी सूरत हाल में जाहिर बात है इस्लामाबाद अकॉर्ड की बार बार जो है वो बात हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली एक नेगोशिएशन टेबल जो होती है, जब आप उसके ऊपर बैठते हैं, एक टाइम आएगा, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल तो वो दिन जो है, आज डेडलाइन खत्म हो रही थी, उसको ट्यूसडे तक जो है उससे इंक्रीज कर दिया, बट ऑब्वियसली देयर इज एन एंड ऑफ द रोड एज वेल कि भाई इसके बाद जो है वो बस बातचीत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस किस्म की ट्वीट की है, दैट इज वेरी वेरी थ्रेटनिंग। तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कन्विंस किया जा सकेगा कि भाई अभी बमबारी मजीद मत शुरू कर देना, और वो जिस तरह उन्होंने कहा जी हम उनके पावर स्टेशन को उड़ा देंगे, हम उनके ब्रिजेस को उड़ा देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी क्या राम किया जा सकेगा कि भाई जरा होल्ड ऑन, अभी भी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, लेट द पीस प्रिवेल? देखिए, मैं अमेरिकी सदर ट्रंप की ये जो हालिया ट्वीट्स हैं उसको दूसरे अंदाज में देखता हूँ। आई थिंक वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है और वो ऑफ रैम्प चाहते हैं, यानी कि इस जंग से निकलना चाहते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इजराइल के वो निकलना चाहता है या नहीं निकलना चाहता। तो अगर कोई ऐसी डील उनको ऑफर हुई, और वो बड़े मास्टर हैं स्पिन करने के, कि जहां पर वो दिखा सकें कि देखें अमेरिका ने ये कुछ अचीव किया है, तो आई थिंक ही विल टेक द डील। यहाँ पर जो सबसे बड़ा, अगर आप ओवरऑल भी रिपोर्टिंग देखें, और जो मेरी भी सेंस है कि शायद अपेरेंटली अभी ईरान की तरफ से उस तरीके से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जो उनकी डिमांड्स हैं ईरान की, मे बी दे आर लेजिटमेट, तो वो उस तरह फिट नहीं बैठ रही कि अमेरिकी सदर ट्रंप को जहां पर एक ऐसी सूरत हाल लगे कि वो उस डील को सेल कर सके। तो मुझे लगता है कि बेशक उन्होंने ये धमकी दी है, लेकिन शायद उस रूट की तरफ वो नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ एस्टैब्लिश हो चुकी है कि 6 हफ्ते हो गए इस जंग को, और जो पहले तवक्को की जा रही थी या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि ईरान वुड बी लाइक अ केक वॉक, ऐसा तो हुआ नहीं। आई थिंक 6 हफ्तों के बावजूद आज भी ईरान वो कैपेबिलिटी मेंटेन किए हुए है, वो गल्फ कंट्रीज़ के हों या इसराइल के खिलाफ वो मिसाइल भी, वो ड्रोन्स भेज रहे हैं। और फिर जो उन्होंने धमकी दे रखी है, क्योंकि अब तो ऑल आउट वॉर है ना, ईरान तो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अगर उनकी वो एनर्जी की तनसीबात को और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको निशाना बनाते हैं, तो ईरान ये कह चुका है कि गल्फ के अंदर जो ऐसी तमाम फैसिलिटीज़ जो अमेरिका को फैसिलिटेट कर रहे हैं, फिर उनको वो निशाना बनाएंगे।
और वो फिर जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि कैटेस्ट्रॉफिक होगा। तो मेरा ख्याल है बावजूद उनकी धमकियों के वो चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकल आए जहां पर वो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को बता सकें कि देखें उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, तो ही विल टेक द डील। और शायद यही वजह है कि जो पाकिस्तान है वो इस वक्त ये कोशिश कर रहा है कि ये एक नैरो विंडो बिल्कुल है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि जो ईरान की मेरे ख्याल में पब्लिक पोस्टरिंग है, अगर इस मौके के ऊपर पाकिस्तान शायद ईरान को यह भी समझा रहा है कि जो पब्लिक परसेप्शन बनी है, देखें जंग जीतना और शिकस्त उसका क्या है, आई थिंक ईरान का ना हारना ये ईरान की जीत है। और अगर इस मौके के ऊपर किस टर्म पे भी जो भी जंग अगर जंगबंदी होती है, तो मेरा ख्याल है परसेप्शन यही बनेगी कि ईरान को उसमें फतह हुई है। तो शायद पाकिस्तान ईरान को यह बताने की भी कोशिश कर रहा है कि इन 6 हफ्तों के दौरान जितना आपको नुकसान हो चुका है, तो शायद आज अगर आप कोई ऐसी फेवरेबल डील कर लें तो आपके पास रिकंस्ट्रक्शन, तामीर नौ, दोबारा खड़े होने का मौका होगा। लेकिन अगर ये जंग एस्केलेट करती है तो मे भी हो सकता है कि आप और सस्टेन कर जाएं, लेकिन जो उसके फिर नुकसानात हैं, दोबारा आपने जो तामीर नौ करनी है वो आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो मेरे ख्याल में अभी भी आप कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, वाइल जो डिप्लोमेसी जो है वो चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं, बट इसको आप कंप्लीटली रूल आउट भी नहीं कर सकते क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। जॉन हुसैन साहब, ये कामरान साहब ने जो अभी आखिर में बात की कि जनाब ईरान को जो है ये रियलाइज़ करवाया जाएगा कि ठीक है आप बेशक हारे नहीं हैं, और अगर आप हारे नहीं हैं तो इसका मतलब ये आपकी जीत है। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मेरे पहले सवाल के जवाब में जो आप कह रहे थे कि जनाब ओमान और ईरान जो है वो मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे, दिस वाज नॉट द केस प्री 28 फरवरी। उससे पहले तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन नहीं थी। और अगर इस किस्म की बात टेबल पे आती है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने आती है कि जनाब ईरान और ओमान बैठ के प्रॉपर्ली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे, आपके ख्याल में ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगी अमेरिका को कि हाँ जी ठीक है ये नया फॉर्मूला मुझे एक्सेप्टेबल है? मंसूर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक अमेरिका जो इतना दूर बैठा हुआ है उनको एक्सेप्टेबल होना हो, यहाँ पे जो ईरान अपने टर्म्स पे देख रहा है, जो देख रहा है कि वो कंट्रोल कर सकता है अमेरिका की धमकियों के बावजूद, और पूरी फोर्स और पूरी माइट और कैरियर्स और एयरफोर्स और सारी चीज़ों के बावजूद वो खुलवा नहीं पा रहा। तो ये जो माइट इज़ राइट का जो कॉन्सेप्ट है, अब माइट ईरान शो कर रहा है कि हमारी है इस रीजन के अंदर, एंड इफ़ यू लुक एट इट लीगली इन द इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क एज वेल, तो उसके अंदर भी इनका राइट एक तरीके से बनता है। बहरहाल उसको अगर छोड़ भी दें तो यहाँ पे जब 47 ईयर्स तक ईरान को अपना तेल बेचने की कोशिश नहीं की जा रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, जब ईरान के ऊपर यहाँ पे दवाइयाँ इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, तो ईरान का ये कहना है कि तब हमसे किसी ने पूछा कि हमें बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक इट इज़ नाउ वी आर बियॉन्ड द टाइम ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एंड वी हैव गॉन पास्ट जो जितनी भी कंसिडरेशंस हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे आके जंग मुसल्लत करना मुल्क के ऊपर, उनके लीडरान को शहीद करना, उनकी आवाम के अंदर स्कूल्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, मेट्रो स्टेशन के ऊपर, स्टेडियम्स के ऊपर, क्रिटिकल फैसिलिटीज के ऊपर, रेस्क्यू टीम्स के ऊपर हमले करना और दिन दिहाड़े ब्रिजेस उड़ा देना, आई थिंक ईरान इस चीज़ को अब आगे जो है वो देख रहा है। और यही देखें, इट टाइज अप इनटू द पॉइंट ऑफ द सीज फायर। ईरान ने इसको, इरना की जो रिपोर्ट आई है 10 पॉइंट्स की, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि रिजेक्ट कर दिया ईरान ने सीज फायर को, और उसके अंदर जो बातें पहले जो ईरान करता हुआ आ रहा है वो अपना स्टांस उसने जो है वो आगे बढ़ाया है, और उसके अंदर सैंक्शंस की रिलीफ भी जो है वो ऐड कर दी है। अब कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं इसके अंदर, और रिकंस्ट्रक्शन भी ऐड हो गई है। 45 डेज के अंदर अगर ईरान को स्पेस मिलता भी है तो 2-2 साल 4-4 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो 45 डेज में कैसे बन सकता है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर आज वेल डन ईरान अगर खत्म कर भी देता है, आई बिलीव वो जीतने की पोजीशन में परसीव होगा दुनिया की नजर में। बट द ईरानियंस हैव दिस कंसर्न, ईरानियों का ये कंसर्न है कि क्या भरोसा है कि 45 डेज के अंदर या 45 डेज के बाद दोबारा अमेरिका हमला नहीं करेगा। इसकी गारंटी कौन दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता, यूनाइटेड नेशंस भी नहीं दे सकता, चाइना, पाकिस्तान, कोई तुर्की, कोई मुल्क मिलकर नहीं दे फैज सकता। साहब से पूछता हूं, फैज साहब, Yes. इससे पहले जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका क्रेडिट लिया कि जनाब ये जंगबंदी मैंने करवाई है। अब इस सारी सूरत हाल में कौन सी ऐसी गारंटी होगी जिसे ईरान और अमेरिका दोनों एज ए गारंटर जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि देर आर नो गारंटीज व्हाट्सोएवर। अगर 45 डेज का सीज फायर हो, उसके बाद इसराइल कोई शरारत कर सकता है, बल्कि उस ड्यूरिंग द सीज फायर भी कोई शरारत हो सकती है, उसका तो कोई हाथ पांव बांधने वाला है नहीं, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, इस बात की भी क्या गारंटी है कि अगर ईरान की ये बात मान ली जाए कि ठीक है टोटल एंड ऑफ वॉर, ठीक है हो गई, तो उसके बाद 1 साल 2 साल बाद ये दोबारा ये क़ुव्वतें दोबारा जमा होकर फिर एक बार और फिर हमला नहीं करेंगी। क्योंकि जो उनका जो इशू है, देखिए वो असल जो इजरायलीज जो वहाँ बैठे हुए हैं और जो बिल्कुल बेसिकली जो एक पागल एक ग्रुप बैठा हुआ है वहाँ पर, उनका मतमे नज़र ये है कि टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईरानियन सोसाइटी, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट। तो वो
सूनर और लेटर वो यही चाहेंगे कि हर तरह से जो है या तो इसको बिल्कुल ही जो है एक माजूर करके रखा जाए पूरी रियासत को और बार बार हमले किए जाएं। वही है जो एक प्री मेडिवल जो एक दौर में जैसा होता था कि स्टेट्स जो हैं जा जा के अपनी जो छोटे छोटे कबाइल एक दूसरे पर हमले किया करते थे। लगता है कि वही आपको ईरान के साथ हो रहा है और होता रहेगा। तो कोई गारंटीज कोई दे नहीं सकता। देखिए चाइना जो है उसका अपना एक पोस्चर है, रशिया की अपना एक क्वाइगमायर में फंसा हुआ है। इसके अलावा और कोई ऐसी कुव्वत नहीं है जो कि अमेरिका और इजराइल को वाज़े तौर पर पाबंद कर सके इस बात का कि ठीक है आज अगर ईरान सारी बातें आपकी मान लेता है तो आप फिर दोबारा हमला नहीं करेंगे। इसकी सिर्फ एक ही है, एक ही इसका हल निकल सकता है कि अगर रीजनल जो हमारी कंट्रीज हैं, इसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, अगर वहाँ पर एक कोई रिस्पेक्टफुल माहौल बन जाए। लेकिन देखिए जो ट्रस्ट है, रीजनल ट्रस्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जॉन वहाँ बैठे हुए हैं और बातें जो हैं इनकी, मैं इनका इन पूरी दर्दमंदी से इनकी बातें सुन रहा हूँ। लेकिन जो इस वक्त जो काउंटर अटैक्स जो जीसीसी पर हुए हैं और होंगे ज़ाहिर है, और फिर अब जो दावे भी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब देखिए इस वक्त जो एक $30 बिलियन का एक वहाँ पर एक प्लांट है अबू धाबी में, उसको बाकायदा इन्होंने लॉकआउट मतलब लॉक्ड किया हुआ है और कहा है कि अब हम इस पर हमला करेंगे अगर हमारी किसी भी तनसीबात पर। और वो जो फैसिलिटी है वो अबू धाबी यानी यूएई, अमेरिका और जापान तीनों मुल्कों का एक कंसोर्शियम से वो बनी हुई है। तो ये तो एक छोटी सी बात है, $30 बिलियन। तो देखिए डैमेज तो हो रहा है और डैमेज होता रहेगा। तो गारंटीज क्या है? कोई गारंटीज नहीं, सिवाय ये कि आप आपस में जब अमेरिका थोड़ा सा दूर होकर बैठेगा, इसराइल जब वहाँ जब सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होगा, तो वो एक इमर्ज होगा एक द ओनली रीजनल पावर। बहुत शुक्रिया, तो उस बहुत शुक्रिया इवेंचुअलिटी को फैज़ रहमान साहब, जॉन हुसैन साहब, कामरान यूसुफ साहब। नाज़रीन, 3 तज्ज़ियाकार इस्लामाबाद, तेहरान और वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की सियासत के बारे में भी कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज करने का ऐलान एक दफ़ा फिर किया है और ये एहतजाज क्या कामयाब हो सकेगा, क्या हुकूमत इसे एहतजाज करने देगी या नहीं? एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे हिजान खेज मोड़ पर खड़ी है जहां अदालतों की राहदारियों से लेकर सड़कों पर एहतजाज तक तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान की रिहाई को लेकर एक नई मज़ाहमती तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होना थी, लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की मसरूफियत की वजह से यह अहम समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालत में समाअत का ये इल्तवा महज एक कानूनी कार्रवाई तक महदूद न रहा, बल्कि इमरान खान की बहनों ने अदालत के बाहर धरना देकर यह वाज़ेह कर दिया कि अब वो नई तारीख के हसूल तक यहाँ से नहीं हटेंगी। अलीमा खान ने अहम केस की समाअत मुलतवी होने पर सख्त तनकीद करते हुए सवाल उठाया कि इमरान खान और बुशरा बीबी महीनों से कैद तन्हाई में है, मगर उन्हें रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अब इसे एहतजाज का असर कहिए या खुदकार तरीके से कानून का हरकत में आना, बिलाखिर 190 मिलियन पाउंड केस के साथ साथ बुशरा बीबी की सजा मौतली और इमरान खान से वकला की मुलाकात की मुतफर्रिक दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। लेकिन यह मामला अब सिर्फ अदालतों तक महदूद नहीं रहा। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि 9 अप्रैल 2022 के बाद से पाकिस्तान को दानिस्ता तौर पर तबाही की जानिब धकेला जा रहा है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है और अगर NOC के नाम पर हमें रोका गया तो पूरे पाकिस्तान को जलसागाह बना दिया जाएगा। अब नजरें 9 अप्रैल पर जमी हैं। 9 तारीख को 11 बजे पिशावर से इंशाल्लाह ताला हम आएंगे लियाकत बाग की तरफ। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमें पुरअमन जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए, ये हमारा आईनी हक है। अगर फर्ज करें ये हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं देते, NOC नहीं देते, तो पूरे पाकिस्तान में हम जहां पर हमें रोक दिया जाएगा तो पूरे पाकिस्तान से हम जलसा गाह बनाएंगे, उसी जगह पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों का ये जहन में होना चाहिए कि ये एक दिन की एक्टिविटी है, ये हमारे लिए कुछ ना करें, सिर्फ NOC दे, बाकी काम हमारा है। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली ने इस पूरी सूरत हाल को एक नया रुख देते हुए इसे इश्क़ इमरान बमुकाबला इश्क़ पाकिस्तान का मार्का करार दे दिया। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ और सुहेल आफरीदी जैसे रहनुमाओं के लिए सियासत अब कौमी खिदमत नहीं बल्कि एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुकी है।
आपको इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से फुर्सत नहीं है, आपको अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर उल्टी सीधी बातें करने, इसका उसकी किसकी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। अगर गंदी सियासत करने पर आ जाए तो आप पेशावर से लाहौर तक जा सकते, आप पेशावर से कराची तक चले जाते हैं। अगर आप गंदी सियासत पर आ जाएं तो आप कहते हैं कि मेरा इश्क पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो इश्क इमरान वाला हूँ। आप गंदी सियासत खेलने लगे, इंशाल्लाह हम आपको स्पेयर नहीं करेंगे। हम गली और चौको चौराहों में आपका मुकाबला करने आ रहे हैं। आप तगड़े हो जाए, निकले। अब इश्क इमरान और इश्क पाकिस्तान का मुकाबला है। मुझे 100% यकीन है कि जीत होगी और इश्क पाकिस्तान की होगी। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल में अहम सवाल यह है कि क्या 9 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का एहतजाज वाकई कोई बड़ी तब्दीली लाएगा या ये सियासी महाजराई मुल्क को मजीद सियासी अदम इस्तेकाम की जानिब धकेल देगी, और क्या मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत बगैर किसी रुकावट के तहरीक इंसाफ को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे का इनेकाद करने देगी। इस अहम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफा रहमान साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोदा साहब। हुज़ैफा रहमान साहब, आपने गालबन हो सकता है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, सुनी हो। एहतजाज करना चाहते हैं वो 9 अप्रैल को, लेकिन कह रहे हैं कि NOC वाली सियासत हमारे साथ मत खेलिएगा वरना पूरा पाकिस्तान जो है वो जलसा का बन जाएगा। क्या इरादा है हुकूमत का? जी, बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने इस हसास मौजू पे हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। 2-3 मिनट की पेशेंट ऑडियंस चाहूँगा, दोनों चीज़ों का आपको मैं जवाब आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो ये है खान साहब, जमहूरी ममालिक में या जहाँ-जहाँ जमहूरियतें जो है पनपती हैं, वहाँ पर बेसिकली सियासी जमात और रियासत के दरमियान एक साइलेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वो ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों तरफ से बाहमी ट्रस्ट होता है, जिसमें आप एहतजाज भी करते हैं, जलसे भी करते हैं, और रियासत आपको वो चीज़ें करने की इजाज़त देती है। और उसमें आपकी ज़िम्मेदारी ये होती है, आप बीइंग द पॉपुलर लीडर या किसी भी जमात के सरबराह होने के नाते या उस जमात के रूह रवां होने के नाते, आप कम से कम मॉब को कंट्रोल करते हैं। ये नहीं करते कि मॉब को आप मज़ीद उभार कर रियासत के ऊपर ही हमले करवा दें। आपने देखा कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तहरीक इंसाफ ने बुरी तरीके से तोड़ा। 2014 हो या उसके बाद 9 मई हो या उसके बाद फिर 26 नवंबर 2024 हो। तो बात ये है कि जलसे की परमिशन देना या जलसे के लिए कोई जगह अलाउ करना कोई मसले की बात नहीं है। एक सिंपल NOC होता है जो डिप्टी कमिश्नर देता है। अगर किसी हालात में डिप्टी कमिश्नर ना दे तो अपीलेबल ऑर्डर होता है, कमिश्नर दे देता है, वरना फिर हाई कोर्ट दे देती है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने चूंकि मुसलसल इस अंदाज में बिहेव किया और फिर बाद में कहती है कि जी 9 मई हुआ इसलिए हो गया कि पुलिस ने हमें रोका नहीं, 26 नवंबर इसलिए हो गया कि जी हमें डी चौक क्यों आने दिया गया। तो इस वजह से मुझे खदशात हैं कि जब तक कोई सॉलिड गारंटी नहीं होगी और तहरीक इंसाफ के वो लोग जो जिम्मेदारान हैं, जिनको इन्होंने अपनी जमात का सरबराह बनाया हुआ है, बैरिस्टर गौहर है या बाकी जिम्मेदारान हैं, अगर वो हमें इस बात की गारंटी दे देते हैं कि हमने एक दिन का जलसा करना है और उसकी परमिशन दी जाए और कोई मॉब जो है वो उसको मिसयूज नहीं किया जाएगा और रियासत पे कोई हमला नेहा नहीं करेंगे, तो लामहला हम परमिशन भी दे देंगे। आल्दो हमें पता है कि वो सारा क्राउड जो है वो वज़ीर आला KPK के वसाइल के तवस्सुस से KPK से आना है। और जहां तक बात मेरे भाई सुहेल अफरीदी साहब ने की, एक तो मैं आपके सामने गुजारिश कर दूं, देखिए जी मकबूलियत जो है उसे NOC की जरूरत नहीं होती। मकबूलियत हमेशा जो है वो कर्फ्यू भी तोड़ दिया करती है। तो अगर आपके पास जनरली जो वोट बैंक है वो स्ट्रीट पावर में भी कन्वर्ट होने को तैयार है, तो फिर आपको किसी NOC की जरूरत नहीं है। फिर आप ये एफर्ट कर देख लें, पूरे मुल्क में आप 10, 20, 30 बड़े जलसे कर देख लें। लेकिन मुझे ये लगता है, मैं खुद भी एक अवामी शख्स हूं, जो अवामी पल्स है, कि KPK से तो जाहिर है अगर हम इन्हें NOC दे दें, KPK की पूरी रियासती मशीनरी इनके साथ खड़ी हो जाए, तो शायद 2-4 हज़ार बंदा निकाल लें, लेकिन पूरे पंजाब में तो टोलियां ही निकलेंगी 5-5, 10-10 की। अदरवाइज कोई ऐसी मकबूलियत है नहीं। और अगर मकबूलियत मौजूद है तो मैं इन्हें एनकरेज करूंगा कि तहरीक इंसाफ को इस मरतबा NOC पे तवक्कल नहीं करना चाहिए, बल्कि रियासत को मैसेज देना चाहिए कि हम पुरअमन लोग हैं, जो आपका हमारा ट्रस्ट टूटा था, हम इस ट्रस्ट को बहाल कर रहे हैं और पूरे मुल्क में पुरअमन जलसे कर दें। अगर मकबूलियत मौजूद है तो मकबूलियत 1000 या 2000 बंदों की गिरफ्तारी से खत्म नहीं होनी। अगर हर जिले में आप 10,000 बंदा निकाल सकते हैं तो पूरे पंजाब के 40 जिले निकालें, 40 लाख या 4 लाख बंदा, तो उसमें और वो पुरअमन रहे। तो जो हमारा बयानिया है आपके खिलाफ कि आप लोग तोड़फोड़ ही करते हैं, आप लोग मेट्रो जलाते हैं, 9 मई करते हैं, हमलावर होते हैं GHQ पे, जिना हाउस को जला देते हैं, जो है मियां वाली में एयरबेस, इजाजत दीजिएगा मैं जरा जवाब ले लूं। आपका बयानिया, हमारा बयानिया दफन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं, हैदर पंचोता साहब गारंटी चाहती है हुकूमत, वो कह रहे हैं जनाब गारंटी दे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। दूसरी बात ये, अगर आप लोग इतने ही मकबूल हैं तो NSC के सहारे पे मत रहिए, आप बंदा निकालें, 10-10 हज़ार बंदा फी जिला आप निकालें। 4 लाख का फिगर उन्होंने आपके सामने दे दिया, 4 लाख पूरा कर लेंगे सर बगैर NOC के? नईम साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज मंसूर साहब, आपने मौका दिया। जी बिल्कुल, 4 लाख क्या
आप देखें कि हमें जो है हमारे लोगों के ऊपर फस्तायत ना हो, लोगों को अगवा ना किया गया जाए, छापे ना मारे जाए, अभी से फस्तायत शुरू हो गई है। लोगों को जेली मुकदमात में धरा ना जाए, दहशतगर्दी के मुकदमात ना बनाए जाएं, लोगों के ऊपर गोलियां ना चलाई जाएं, तो पहले भी लोग निकले और नेक्स्ट भी आप जितना टारगेट देंगे उससे ज्यादा निकलेंगे। अच्छा, नंबर 2, इन्होंने कहा जी कि जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत होती है वहां जो है इजाजत ली जाती है, वहां पुरअमन तरीके से जलसा किया जाता है। हमने जितने जलसे किए, हर जलसा पुरअमन तरीके से किया, जितने एहतजाज किए, हर एहतजाज पुरअमन तरीके से किया। अडयाला के बाहर हर मंगल को हमारे कारकुनान आते हैं, किसी एक की तरफ से हमें दिखा दें कि किसी ने आग लगाई हो, जलाओ किया हो, अडयाला जेल के ऊपर हमला कर दिया हो। अगर हम इतने ही जो है वो जलाओ गिराव करने वाले होते तो हमला करके इमरान खान को रिहा करा लेते। लेकिन हमने पुरअमन रास्ते से लिए चूज किया, क्योंकि हमारा जो इश्क है वो पाकिस्तान है, और इमरान खान के इश्क की जो बात करते हैं वो बेसिकली इश्क पाकिस्तान है। हमारा लीडर पाकिस्तान से इश्क करता है और वही उसके वर्कर्स हैं जो इमरान खान से इश्क करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से इश्क करता है। आज जिस सूरत हाल के अंदर हम बैठे हुए हैं, चाहे बैनुल अक़वामी माहौल हो, चाहे नईम साहब, अंदरूनी ऐसे मामला हो। एक इजाजत अगर मैं सवाल कर सकूं, आप लोगों के लिए इश्क पाकिस्तान पहले आता है या इश्क इमरान पहले आता है? देखिए, इश्क पाकिस्तान ही इमरान खान साहब का इश्क है, और वही हमारा पाकिस्तान है, फिर इमरान खान साहब हैं। और इमरान खान साहब ठीक, मोहब्बत वेरी करते गुड हैं टू पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम से, तो इसलिए लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। आप पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि आप कहते हैं कि कौम कुर्बानी दे। आप 47 गाड़ियों, 37 गाड़ियों, हेलीकॉप्टर लेना हो, जहाज लेना हो, तो आप अजाशी करते हैं आवाम के पैसे से। अब देखें, आवाम जो टैक्स का पैसा देती है, क्या उसका काम नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि वो पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए? क्या उन्होंने करवाए? और जो झूठ का निजाम उस बुनियाद के ऊपर कायम किया गया और फिर अदालतों को भी खत्म किया गया, वहां अपनी मर्जी के जजेस बिठाकर, क्या उन जजेस का काम नहीं है कि वो इंसाफ लोगों को फराहम करें, उनके केसेस लगाएं? आप तो कहते थे कि जजेस इसलिए लगा रहे हैं, तादाद बढ़ा रहे हैं कि वो केसेस लगाएंगे, इंसाफ नहीं देंगे, साहब, लोगों अब को आपकी इंसाफ डेट फराहम लग तो करेंगे, रही है ना इसकी कमी सर, होगी। आपकी कल डेट लग तो गई है, मतलब जो आप लोग चाहते थे देखिए, वो मिल जुडिशियल गया। पॉलिसी ये है मंसूर साहब कि आपने 35 डेज से लेकर 60 डेज के अंदर जो है सस्पेंशन की दरखास्तें जो है वो सुननी होती है किसी शख्स को भी से। ये इफ्तिखार चौधरी के दौर के अंदर हुआ। 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया, कभी प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं, कभी प्रोसिक्यूटर बीमार है, कभी प्रोसिक्यूटर की तैयारी नहीं है, कभी जज साहब अवेलेबल नहीं है, कभी बेंच अवेलेबल नहीं है। दरखास्तें दे दे के हम थक गए हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसरूफियत है और फिर धरना देना पड़ा, जिसकी वजह से समात लगी। तो 1 साल हो गया, 1.25 साल हो गए, जमानतें क्यों नहीं दी गई? क्यों नहीं सजाओं की दरखास्तें सुनी गई? इमरान खान जेल के अंदर इस वजह से है कि वो अपने नजरिए पर कायम है। आज ये नजरिए के ऊपर कायम होते तो आज इक्तदार में लोग अवामी मैंडेट के जरिए आते। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुज़ैफा रहमान साहब और नईम हैदर पंचोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स कंटिन्यू। हुज़ैफा साहब, ये नईम हैदर पंचोता साहब जो बात कह रहे हैं, सर एक सियासी जमात जिसके बारे में आप बार बार 9 मई का जिक्र करते हैं, जनाब आपने 9 मई किया हुआ है, आपका माजी इस तरह है, अब ये कितनी देर तक उनके साथ ये बात चलेगी? अब तो ज़ाहिर बात है वो कह रहे हैं कि हम अगर इतने ही हम लोग दहशतगर्द होते या तखरीबकार होते तो फिर इमरान खान को भी जेल में से निकाल के ले आते, रिहा करवा लेते हम। आखिर ये स्टिग्मा कब तक चलेगा? बेहतर नहीं है कि एक अच्छे जमहूरी मुआशरे में, बिकॉज आप खुद भी एक डेमोक्रेट हैं, तो बेहतर है कि सियासी जमातों को खुल के उनकी कैंपेनिंग, उनका एहतजाज, या वो अगर कोई जलसे करना चाहें तो उनको करने की इजाज़त होनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने बड़ा लॉजिकल और बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया है। मैं कुछ हकायक आपके सामने रख देता हूँ। ज़ाहिर है आप कदीम लाहौर के रिहायशी हैं और फैमिली बैकग्राउंड से हटकर आपने ग्रास रूट लेवल से जर्नलिज्म का आगाज़ किया और यहाँ तक पहुँचे, तो आपको पता होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ये वक्त रहा और आपको याद होगा कि इसी माल रोड पर खुद सोजियाँ पीपल्स पार्टी के लोगों ने की। इवन के खावर नईम हाशमी जैसे लोग जो बाद में जर्नलिस्ट बने, बड़े बड़े चैनल को हेड किया, लेकिन उस वक्त पढ़े लिखे लोग थे, उसके बावजूद उन्हें कोड़े मारे जाते थे। तो सियासी जमातें जो हैं वो किसी एनओसीज या इस तरह की चीज़ों की मोहताज नहीं होती। मैं बीइंग द वेल विशर ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये बात इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि जिस मकबूलियत की हम बात करते हैं, जिस मकबूलियत की बिना पर हम अपनी जमात को पूरी मुल्क की मकबूल तरीन जमात करार देते हैं, बेसिकली वो वोटर स्ट्रीट पावर में कन्वर्ट होने को तैयार नहीं है। वो वोटर मरो और मार दो की पॉलिसी पे आने को तैयार नहीं है। और जो बार बार बात एनओसी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये उसके पीछे रीजन भी यही है कि रियासत अपने दस्तखत से दोबारा तहरीक इंसाफ के वोटर्स को मोबिलाइज कर दे और उनके अंदर जो बदएतमादी क्रिएट हुई है, जितने भी 2000 बंदा या 10,000 बंदा अरेस्ट हुआ 9 मई में, ताकि पता चल जाए कि अब रियासत के लोग लेफ्ट साइड पर नहीं है। जबकि रियासत को अभी तक ये शकूक शुबात मौजूद है कि 9 मई तो चलो हो गया, इंसान है, गलती कर लेता है, खता का पुतला है। आपने फिर उसके बाद 26 नवंबर आपने किया, फिर आपने एक दलील अभी दी, यानी इनके जो दलील मुझ तक पहुंचाई कि हम अडयाला से रिहा करके, भाई आपने एफर्ट तो पूरी की है। कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में आपने देखा है कि कोई बंदा किसी भी जुर्म में, आइदर वो ठीक है या गलत है, अदालत ने सजा दे दी, उसमें वो सजा काटे और आप कहने 10,000 बंदा हमने अडयाला के बाहर खड़ा करना है?
आप जेल के अंदर घुसने की नहीं कोशिश कर रहे वो हैं। सर आप 10,000 परमिशन बंदा नहीं उसमें हुजैफा साहब 10,000 बंदा तो वो इसलिए इकट्ठा करना चाहते हैं कि आप उनको खान साहब से मिलने दें। आपने तो मुलाकातें ही बंद कर दी है ना, असल जी रीजन तो जी ये वो जी 10,000 बंदा इसलिए तो नहीं जी इकट्ठा जी करेंगे इमरान खान को हमने बाहर निकालना। जी नहीं नहीं सर, अब इसको भी मैं थोड़ा सा आपको गुजार कर दूं। 10,000 बंदा बेसिकली ये खड़ा करने की नौबत भी इसीलिए आई या निकालने की कि जब आपकी बानी तहरीक के हिसाब से हफ्ते में 4-4 मुलाकातें हो रही थी, वुकला अलहदा मिलते थे, सियासतदान अलहदा मिलते थे, फैमिली अलहदा मिलती थी, तो बानी तहरीक इंसाफ ने तब भी जेल से बैठ के इंतशार फैलाया। 26 नवंबर 2024 की मनसूबाबंदी करवाई, बैठे बैठे का वज़ीर आला चेंज कर दें, जमात के अंदर भी तफरीक डाली, वो खैर उनका अपना जाती मामला है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट इस्लामाबाद के लोग पे कर रहे थे, तभी हमने मुलाकातें बंद की। अदरवाइज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर में इन्होंने अंडरटेकिंग दी कि कोई भी शख्स जो बानी तहरीक इंसाफ से मिलकर आएगा वो बाहर आकर सियासी बात नहीं करेगा। इन्होंने तो उस ऑर्डर को सर्कमवेंट कर दिया, वायलेट कर दिया और खुद सियासत शुरू कर दी, बजाय कि सियासी बात तो फिर भी अगला स्टेप होता। हुजैफा साहब तो आपकी गुजारिश बातों से ये लग रहा है कि फिर ना ही समझिए हसीना, तो ये लग नहीं रहा कि नहीं आपका एनओसी देने का जी प्रोग्राम है। नहीं 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 खान साहब, मैं गुजारिश ये करूं, सिर्फ मैं इतना बताऊं, अभी तक इसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ कि देना है या नहीं देना, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर तहरीक इंसाफ सियासी सिस्टम में ऐड होना चाहती है तो खुदारा सोहेल अफरीदी एक चीफ मिनिस्टर है, बैरिस्टर गोयल इनकी पार्टी के चेयरमैन है, एक ये महमूद अचकजई को भी बीच में डाल लें, ये 3-4 लोग जो है कमिटमेंट करें कि जलसा करेंगे, हम कोई इनको गिरफ्तारियां नहीं करेंगे, कोई हम इनके खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ये कि फिर बाइज्जत तरीके से अपने घरों को जाएं। लेकिन अगर आकर ये वही वाली बदमाशी करेंगे, ये नईम हैदर तोड़ पंचोता करेंगे। साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनकी गारंटी चलेगी? नहीं, मेहदर साहब बहुत ऑनरेबल आदमी है, अपनी पार्टी के मुश्किल तरीन वक्त में नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस तरह के लोगों की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन बात फिर वो है कि हमें वो लोग चाहिए जो कि पूरी जमात पे असरअंदाज हो सकें। नहीं मेहदर पंजोता की हमें क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं है, लेकिन नहीं मेहदर पंजोता की जमात इनकी अपनी बात भी मान लेना, सारे लोग मुत्तफिक हों। ये चले नहीं पूछ रहे थे नईम साहब मुकाए इसको बताएं कौन गारंटी देगा भजन के पुरअमन रहेगा ताकि उस शख्स को जिम्मेदार ठहराया जा सके। देखें, ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पुरतशद्दुद जमात है। कभी कहा जाता है ये दहशतगर्द हैं, कभी कहा जाता है जी आए हमारे साथ बैठे मुल्क की मफाद की खातिर, हम तो हर जगह पर बैठते भी हैं, लेकिन एक बयानिया रखें ना, या दहशतगर्द समझें तो फिर दहशतगर्दों से तो कोई बात नहीं करता। जब भी हमने एहतजाज की कॉल दी, इन्होंने यही कहा कि इन्होंने जलाओ करना है, गिराव करना है, तोड़ फोड़ करनी है। मसला सिर्फ क्या है? मसला यह है कि एक निजाम कायम किया गया है झूठ के जरिए, उस झूठ के निजाम के खिलाफ जब आवाज उठती है तो ये कहते हैं कि आवाज दबाई जाए ताकि कोई बात ना करे, कोई एहतजाज ना करे। सर आप एक सीधा सीधा नहीं भाई जुमला कह दें कि जी हमारा एहतजाज या जो भी जलसा है वो पुरअमन रहेगा, हम वहां से इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, पिंडी के अंदर लियाकत बाग के अंदर ही हम लोग रहेंगे, वहां से किसी और बिल्डिंग का किसी और इदारे की तरफ रुख नहीं करेंगे, सिंपल आप इतनी बात कह दें। जी बिल्कुल जी, हमारा पहले भी एहतजाज हमेशा पुरअमन रहा, हमारा नेक्स्ट भी रहेगा, लेकिन जिसके सामने आप मुझसे ये स्टेटमेंट ले रहे हैं उनके पास इख्तियार नहीं है। पहले तो इनके पास इख्तियार नहीं है अपनी जमात का, और फिर जमात के पास इख्तियार नहीं है क्योंकि वो फॉरवर्ड एज रिसीव के ऊपर चलते हैं। पीएम साहब कहते हैं कि मैं पूछ के बताता हूं, तो फिर क्या बात बचती है। दूसरी ये चीज है कि देखें इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जो अवाम के मसाइल हैं, अवाम इनसे तंग आ चुकी है। आज मैं देख रहा था कि मरीम नवाज साहबा ने ऐलान किया है कि 1500 रुपए जो है वो हर किसान को यानी फी एकड़ के ऊपर दिया जाएगा उसकी कटाई के अंदर मदद के लिए। भाई पहले तो उनको बताएं, उनका कोई अच्छा गाइडर हो जो उनको गाइड करे कि एक किसान के 1 एकड़ के ऊपर जो कटाई लगती थी पहले 8,000 थी, अब 16,000 रेट हो गया। अब 16,000 में से 1500 आप देंगे, 14,500 को किधर से देगा? आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, आपको पता ही नहीं है कि डीजल की कीमत जो है वो तो गिरी नहीं है, डीजल की कीमत 520 के ऊपर पहुंच चुकी है। और सिर्फ एक नहीं, कटाई के साथ साथ और जितनी ज़राअत के रिलेटेड या बाकी जितनी भी जरूरियात जिंदगी की चीजें, ट्रांसपोर्ट का मामला है, आमदोरफ्त का मामला है, सारी चीजें जो है वो डीजल के साथ मनसूब होती हैं। यानी 300 रुपए पेट्रोल बढ़ा के उसमें से 50 रुपए 80 रुपए कम करके कह दो कि हमने कीमत कम कर दी, लेकिन जो नारे मारते थे कि पेट्रोल महंगा और वजीर आजम चोर और साइकिल के ऊपर आते थे, ईंटें बांध के आते थे, वो आज हमें नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो कह रहे हैं जी गंदी सियासत हम नहीं खेलना चाहते। क्या ये आप अच्छी सियासत खेल रहे हैं? क्या आप ये आवाम दोस्त नहीं भाई, ये नईम साहब ये आपने अच्छा किया, आपने डीजल और पेट्रोल के हवाले से बात की। आज वजीर पेट्रोलियम भी आज पार्लियामेंट के अंदर जो है वो खिताब कर रहे थे। आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए था? अगर इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएं तो उसके बाद गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या वो कीमतें बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए, उसका बोझ खुद बर्दाश्त करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप देखें कि इंटरनेशनल जो इस वक्त रेट है उसके मुताबिक जो पेट्रोल है वो इनको कितने का पड़ रहा है, तो वो तकरीबन 200 के करीब रेट पड़ रहा है। अच्छा और उसके ऊपर जितनी भी जो है वो ट्रांसपोर्ट का है या बाकी
जो आपने उसकी सफाई के अंदर या जो वो सारा खर्चा करना है, रिफाइन करना है, उसके अंदर मिला के 220, 25, 30, 40 इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। और इसके ऊपर जितनी भी पेट्रोलियम लीवी लगाई गई है, जितने टैक्सेस लगाए गए हैं, वो आप छूट दें। 200, 240, 250 आप रेट ले लें, 250 के हिसाब से ले लें रेट, और आवाम को रिलीफ दें। इमरान खान ने कोरोना के दौर के अंदर तमाम टैक्सेस खत्म कर दिए थे। आज 160 रुपए टैक्स लिया जा रहा है, उसमें से 80 कम करके कह रहे हैं जी कि हमने आवाम को रिलीफ दे दिया। वो 80 भी खत्म इमरान करें, खान साहब और ने जो कोविड आपकी के दौर में जेबों सारे पैसा जा रहा है, वो भी टैक्सेस, खत्म इमरान खान साहब ने कोविड के दौर में सारे टैक्सेस खत्म कर दिए थे। जी बिल्कुल जी। अच्छा, सारे टैक्सेस में, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और हर किस्म का लेवी शेवी, सब एवरीथिंग वाज फिनिश्ड। जी जितना भी पेट्रोलियम लेवी था उस वक्त उन्होंने लगाया हुआ था, वो सारा का सारा खत्म। अब आप देखें ना इंडिया के अंदर तो ये 13 रुपए पेट्रोलियम ठीक है, आई के ऊपर गॉट पैसे हैं जो उन्होंने कम करके 3 रुपए रख लिए। आई गॉट योर पॉइंट सर। अब मेरा सवाल ये है कि उसके बाद ये लेवी अगर खत्म कर दें तो वो IMF वगैरह को जो पैसे वापस करने हैं, किस उसका क्या किया जाए, क्या करें उसका? जी IMF को जो पैसे वापस करने हैं, जो इस वक्त सर्वे आया है, जो मुख्तलिफ ऑडिट हुए हैं, जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं, जिसके मुताबिक कोई 50 खरब रुपया जो माफिया से टैक्स नहीं लिया जाता वो अपनी जेब से माफिया दे। जो ये जो जरदारी, नवाज शरीफ जो 3-3, 4-4 लाख रुपए, अरबों रुपए की, खरबों रुपए की इनकी जायदादें हैं, इनसे टैक्स रिकवरी करके उनका अहदाफ पूरे करें। आप अवाम की जेब से पैसे निकाल के कह रहे हैं कि हम अवाम दोस्त पॉलिसियां लेके आए हुए हैं। ठीक, ये मुझे आपने मुराद सईद साहब की याद दिला दी, वो जब उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था ना, हम आएंगे $100 मिलियन उसके मुंह पे मारेंगे, $100 मिलियन उसके मुंह पे मारेंगे, और इस तरह हमारी पूरी इकॉनमी जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। सर ये कहना आसान है, देखिए ये मैंने कहना बड़ा आसान है, 50 खरब जो है वो हम वहां से ले लें और उसके बाद IMF की किस्त वहां से ले दें। अपनी सॉरी, क्या फरमा रहे हैं आप, दोबारा बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आवाम को रिलीफ दें जैसे इमरान खान साहब ने दिया था कोरोना के अंदर, इन हालात के बावजूद। जी, और उसके बाद जाते जाते ये बिल्कुल यही फरवरी का महीना था मेरे ख्याल में, गालिबन जनवरी या फरवरी का महीना था, जाते जाते जो है वो उन्होंने पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम कर दी थी और IMF का प्रोग्राम जो है वो आहो वो हुआ था। फिर वो हो जाए, नहीं बिल्कुल आहो नहीं हुआ था। IMF जो है बिल्कुल, इमरान खान ने मुल्क का हमेशा दिफा किया, मुल्क की हमेशा परवाह की। जब IMF का वफद लाहौर जमान पार्क आए तो उन्होंने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, उसकी गारंटी IMF को कहा, IMF को उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, हम आपके साथ हैं। जो खतों का हमेशा एक ड्रामा रचाया जाता है कि आपने वादा किया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि आपकी इकोनॉमी खड़ी होती है जब आपके मुल्क के अंदर कानून हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जमहूरियत हो। तो इकोनॉमी के लिए आप कर्जा लेते हैं ना, मुल्क चलाने के लिए कर्जा ले लिए। IMF ने उस वक्त कमिटमेंट दी थी कि हाँ जी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि हम इनसे बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी मिलते हैं, और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम इसकी आपकी इस बात से मुत्तफिक हैं। ठीक है, IMF ने कहा था हम बात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, नईम हैदर पंचौता साहब। नाज़रीन, दोनों रहनुमाओं की आपने गुफ्तगू सुनी। अप्रैल का महीना एक इंपॉर्टेंट महीना है पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से भी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ा एहतजाज करना चाहती है और साथ ही साथ वो रजिस्टर करवाना चाहते हैं कि जनाब उनकी जब हुकूमत गिराई गई थी तो वो नाइंसाफ़ी थी और उस वक्त एक अमरीकी साजिश की बदौलत जो है वो ये सब कुछ हुआ था। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।